हम्म। कल्पना कीजिए लंदन की एक सर्द और बहुत धुंधली सी सुबह की। एक छोटे से दफ्तर में कुछ मुनीम, अकाउंटेंट्स और मसालों के व्यापारी एक मेज के चारों ओर बैठे हैं। और उनके पास कोई अपनी बड़ी सेना भी नहीं है ना? बिल्कुल, उनके पास किसी भी देश पर राज करने का कोई तजुर्बा नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि पूर्वी देशों से सस्ती काली मिर्च और लौंग कैसे खरीदी जाए। सिर्फ मसालों का व्यापार। हाँ, लेकिन अगर कोई कहे कि यही चंद व्यापारी और अकाउंटेंट आने वाले कुछ दशकों में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर उपमहाद्वीप के मालिक बन जाएंगे, मतलब 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की तकदीर लिखेंगे और वहां की पूरी सत्ता अपने हाथों में ले लेंगे, तो ये किसी फैंटेसी या किसी डकैती की हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी लगेगी, है ना? 100%। ये सच में इतिहास के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। अक्सर जब इस दौर को देखा जाता है तो लगता है कि शायद अंग्रेजों या पुर्तगालियों के पास कोई जादुई छड़ी थी। हाँ, लोगों को लगता है कि बस वो आए और उन्होंने सब जीत लिया। बिल्कुल, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेजों, कूटनीतिक संधियों और युद्ध के नोट्स का एक बहुत ही बेहतरीन संग्रह है। जब हम इसका गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। और आज हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हमें ये समझना है कि आखिर ये असंभव सा लगने वाला सत्ता परिवर्तन हुआ कैसे, मतलब कैसे व्यापार के बही खातों ने एक पूरे उपमहाद्वीप को अपना गुलाम बना लिया। सही कहा, मुनाफे की भूख ने कैसे साम्राज्यवाद का रूप लिया। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे दशकों तक चलने वाली बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीतियां थीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस कहानी की शुरुआत भारत में होती ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है 15वीं सदी के यूरोप में, एक मेज पर बिछाए गए दुनिया के नक्शे से, जहां कागज पर बस लकीरें खींचकर समंदरों का बंटवारा किया जा रहा था। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। दस्तावेजों में सबसे पहला जिक्र साल 1494 की ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास का है। जी हाँ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ये संधि पढ़ने में इतनी अजीब लगती है जैसे दो छोटे बच्चे एक बहुत बड़े केक को रूलर से नापकर आपस में बांट रहे हों। मतलब उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह न हो कि उस केक पर पहले से किसका हक है या वहां कौन रहता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने दुनिया के नक्शे के बीचों बीच एक सीधी लकीर खींच दी थी। बस एक लकीर। हाँ, बस एक लकीर। स्पेन ने तय किया कि पश्चिम की सारी नई और अनदेखी जमीनें उनकी होंगी, और पुर्तगाल ने पूरब की पूरी दुनिया पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। और इसी पूरब यानी मसालों की दुनिया की तलाश में 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। बिल्कुल। और वहां के स्थानीय हिंदू शासक राजा जमोरिन को तो शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि ये एक जहाज सिर्फ व्यापार करने नहीं आया है, बल्कि वो अपने साथ एक पूरी नई वैश्विक व्यवस्था लेकर आया है। जमोरिन ने तो शायद उन्हें बस आम व्यापारियों की तरह ही देखा होगा। हाँ, और यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि पुर्तगालियों का नजरिया भारत के इतिहास में आए बाकी सभी बाहरी लोगों से बिल्कुल अलग था। अलग कैसे? मतलब आक्रमणकारी तो पहले भी आते थे, लेकिन भारत में इससे पहले जितने भी आक्रमणकारी आए वो जमीन के रास्ते आए। उनका मकसद किसी इलाके को जीतना, वहां बसना या वहां से खजाना लूटना होता था। लेकिन पुर्तगालियों ने जमीन पर कब्जा करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अच्छा, तो उनका ध्यान किस चीज पर था? 1505 में जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले पुर्तगाली वाइसराय बनकर आए तो उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति अपनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। उन्होंने समझ लिया था कि जमीन पर बड़ी बड़ी भारतीय सेनाओं से लड़ना बेवकूफी है, असली ताकत समंदर में है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने सिर्फ बंदरगाहों पर ध्यान केंद्रित किया? बंदरगाहों से भी ज्यादा समंदर के रास्तों पर उन्होंने काटा सिस्टम लागू किया। काटा सिस्टम, ये क्या था? अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये हिंद महासागर में चलने वाले जहाजों के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन मनी या हफ्ता वसूली का सिस्टम था। पुर्तगाली जहाजों पर भारी तोपें लगी होती थी। हाँ, जबकि अरब और भारतीय व्यापारियों के जहाज सिर्फ माल ढोने के लिए बने होते थे। एकदम सही। तो पुर्तगालियों ने ऐलान कर दिया कि अरब सागर से गुजरने वाले हर जहाज को पुर्तगालियों से कार्टाज यानी लाइसेंस खरीदना होगा। अरे बाप रे! और अगर कोई बिना लाइसेंस के जाता तो? अगर बिना लाइसेंस के कोई जहाज मिला तो उसे डुबो दिया जाएगा या लूट लिया जाएगा। मतलब उन्होंने बिना किसी जमीन पर कब्जा किए सिर्फ अपनी नौसेना की बदौलत पूरे हिंद महासागर के व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये तो सच में किसी समुद्री माफिया की तरह काम करने का तरीका था।
उन्होंने व्यापार पर तो कब्जा किया ही, साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी वो भारत लेकर आए जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। तंबाकू और काजू, है ना? हाँ, तंबाकू और काजू जैसी फसलें पुर्तगाली ही भारत लाए थे। लेकिन सिर्फ व्यापार से उनका मन नहीं भरा। अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। और मजे की बात देखिए, जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, वो 1961 में सबसे आखिर में भारत से गए। सच में ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन जब किसी एक व्यापारी को इतना अंधा मुनाफा होता है, तो बाकी दुनिया ज्यादा देर तक आंखें बंद नहीं रख सकती। बिल्कुल नहीं। जल्द ही यूरोप के बाकी देशों को भी इस सोने की खान का पता चल गया और फिर हिंद महासागर का शांत पानी यूरोपियन ताकतों के खूनी व्यापारिक कुरुक्षेत्र में बदल गया। जी, पुर्तगालियों का एकाधिकार तोड़ने के लिए डच आ गए, जिन्होंने 1602 में अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर अंग्रेज आ गए, जिन्हें 1600 में अपनी महारानी से व्यापार करने का एक्सक्लूसिव चार्टर मिल गया था। हाँ, और विलियम हॉकिंस 1608 में आए, फिर सर थॉमस रो 1615 में, और अंत में 1668 के आसपास फ्रांसीसी भी अपनी फैक्ट्री लेकर इस दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन यहां समझने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि ये अलग-अलग देशों के लोग आ रहे हैं। तो फिर असली बात क्या थी? समझने वाली बात यह है कि ये लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के मॉडल पर आ रहे थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर आज के आधुनिक संदर्भ में इन दस्तावेजों को देखा जाए तो ये 18वीं और 19वीं सदी का सबसे बड़ा कॉरपोरेट हॉस्टाइल टेकओवर था। हॉस्टाइल टेकओवर हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए। मतलब ये सभी राइवल कंपनियां थीं। आज की राइवल कंपनियां मार्केट शेयर हथियाने के लिए दाम घटाती हैं या विज्ञापन देती हैं, लेकिन उस दौर की ये कंपनियां एक दूसरे के जहाजों पर सीधे तोपे दाग रही थीं। उनका एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अपने प्रतिद्वंदियों को भारतीय बाजार से बाहर खदेड़ना। जी, अंग्रेजों ने पहली 1612 के बैटल ऑफ स्वाली में पुर्तगालियों को समुद्री युद्ध में हराया। फिर डच कंपनी का पतन शुरू हुआ। हाँ, जिन्हें बैटल ऑफ कोलाचेल और बेदारा के युद्धों में हार का सामना करना पड़ा। आखिर में इस कॉरपोरेट युद्ध में सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां बचीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। भारत के दक्षिण में जो कर्नाटक युद्ध लड़े गए, वो सिर्फ स्थानीय व्यापार की लड़ाई नहीं थी। तो फिर वो क्या थे? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह यूरोप और अमेरिका में चल रहे उनके वैश्विक 7 इयर्स वॉर का ही एक विस्तार था। ओह, मतलब असल युद्ध वहां चल रहा था। बिल्कुल। भारत के मद्रास और पुडुचेरी में जो तोपें चल रही थीं, उनका ट्रिगर असल में पेरिस और लंदन में बैठे हुक्मरान दबा रहे थे। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप एक तरह से इन यूरोपीय ताकतों का चेसबोर्ड बन गया था, जहां मोहरे यहां पिट रहे थे लेकिन चालें यूरोप से चली जा रही थी। सटीक बात है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। शुरुआत में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी था, लेकिन 1760 में लड़े गए बैटल ऑफ वांडीवाश ने सब कुछ बदल दिया। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को ऐसा हराया कि भारत में फ्रांसीसी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई और वो सिर्फ कुछ छोटे ठिकानों तक सिमट कर रह गए। तो इस जीत के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस कॉरपोरेट महायुद्ध की इकलौती विजेता बन गई। अब राइवल कंपनियां रास्ते से हट चुकी थीं। एकाधिकार पूरी तरह से अंग्रेजों का था। और यहीं से इन दस्तावेजों का रुख भारत के सबसे अमीर सूबे की तरफ मुड़ता है, बंगाल। और यहीं वो पल आता है जहां तराजू के पल्ले पूरी तरह पलट जाते हैं। व्यापार से सत्ता तक का सफर। 1717 का वो फरमान है ना? हाँ, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को एक गोल्डन फरमान जारी किया था। इसके तहत सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की पूरी छूट मिल गई। सिर्फ 3000 रुपए में? जी, और साथ ही उन्हें दस्तक यानी ट्रेड परमिट जारी करने का अधिकार मिल गया। और यही दस्तक वो हथियार बना जिसने बंगाल की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। देखिए, कंपनी को तो मुफ्त व्यापार की छूट थी, लेकिन कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स दिए शुरू कर दिया। ये तो सरासर धोखा था। बिल्कुल। वे भारतीय व्यापारियों को अपना दस्तक बेच देते थे। इसका सीधा मतलब ये था कि बंगाल के नवाब के खजाने में कोई टैक्स नहीं पहुंच रहा था।
ये एक तरह का लीगल टैक्स इवेजन था। और इसी टैक्स इवेजन ने बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच सीधा टकराव पैदा कर दिया। जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया, जो कि लाजमी था। हाँ, और जब अंग्रेज नहीं माने तो नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर दिया, जिसके बाद 1756 की कुख्यात ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। लेकिन स्रोतों में इसके ठीक बाद 1757 के प्लासी के युद्ध का जो विवरण है, उसे पढ़ते हुए मेरे मन में एक शक पैदा हुआ। कैसा शक? क्या प्लासी को सच में एक युद्ध कहा जा सकता है? मुझे तो ये युद्ध कम और एक खरीदी हुई जीत ज्यादा लगती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर को पहले ही गद्दी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। दस्तावेजों के अनुसार मैदान में नवाब की आधी सेना तो लड़ी ही नहीं। इस बात से इतिहासकार भी पूरी तरह सहमत है, और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या अंग्रेजों ने भारत को अपनी सैन्य ताकत से जीता या भारतीयों के आपसी विश्वासघात से? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, प्लासी सैन्य रूप से कोई बड़ी घटना नहीं थी, ये एक कूटनीतिक साजिश थी, लेकिन अंग्रेजों को सिर्फ साजिश करता मानना एक भूल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लासी के ठीक 7 साल बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, उसने अंग्रेजों की असली ताकत दुनिया के सामने रख दी। हाँ, बक्सर का युद्ध। दस्तावेजों में लिखा है कि बक्सर में तो अंग्रेजों के सामने कोई एक नवाब नहीं था, बल्कि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। तीनों की एक बहुत बड़ी सेना। तो फिर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक छोटी सी कंपनी की सेना ने इन तीनों की विशाल सेना को कैसे हरा दिया? ये बात समझ से परे लगती है। इसका कारण कंपनी की बनावट में छिपा था। देखिए, भारतीय सेनाएं बहुत बड़ी होती थीं, लेकिन उनमें अनुशासन और आधुनिक युद्ध कौशल की कमी थी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नियमित रूप से वेतन पाने वाली आधुनिक बंदूकों से लैस सेना थी। मैंने वॉली फायर के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, वॉली फायर यानी एक साथ कतार में गोलियां चलाने की तकनीक में वो माहिर थे। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास लंदन के बैंकों का पैसा था। युद्ध हारने वाले नवाबों के सैनिक अक्सर वेतन न मिलने पर बगावत कर देते थे, जबकि कंपनी अपने सैनिकों को समय पर पैसा देती थी। हाँ, बिल्कुल। बक्सर ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज सैन्य तकनीक और आर्थिक प्रबंधन दोनों में भारतीय शासकों से बहुत आगे थे। और बक्सर की हार के बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसने तो मानो भारत की किस्मत पर मुहर ही लगा दी। बहुत बड़ी मुहर। अगर हम वापस अपने कॉर्पोरेट वाले रूपक पर जाएं, तो ये संधि एक ऐसा मर्जर थी जहां कंपनी ने 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिए, यानी राजस्व या टैक्स वसूलने का हक। जी। कंपनी ने नवाब से कहा कि प्रशासन, न्याय और पुलिस तुम संभालो, लेकिन खजाने की चाबी हम रखेंगे। इसे द्वैध शासन या ड्यूल गवर्नमेंट कहा गया। ये एक बहुत ही शातिर व्यवस्था थी। अब जरा इस विडंबना को समझिए। जो कंपनी यूरोप से सोना चांदी लेकर भारत आती थी ताकि यहाँ से रेशम और मसाले खरीद सके, अब उसे अपने घर से पैसा लाने की जरूरत ही खत्म हो गई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो बंगाल के किसानों से टैक्स वसूलते, उसी पैसे से बंगाल के ही व्यापारियों से माल खरीदते और भारी मुनाफे पर उसे यूरोप में बेच देते। यह एक तरह से अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से दोहन था। बक्सर और दीवानी अधिकारों ने अंग्रेजों को एक वैध यानी लीगल शासक बना दिया। अब वे अजनबी व्यापारी नहीं थे, वे राज्य के मालिक थे। बंगाल के इस अकूत खजाने ने कंपनी को बहुत ताकत दी। इतना पैसा दिया कि अब वे अपनी एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना बना सकते थे। और जब आपके पास एक बड़ी सेना होती है तो आपको अपने पड़ोसियों से खतरा महसूस होने लगता है। तो क्या इसी वजह से उनका ध्यान दक्षिण की तरफ गया? जी, बंगाल सुरक्षित करने के बाद कंपनी दक्षिण की तरफ बढ़ी, जहां उनका सामना मैसूर के वुडेयार वंश और उनके 2 बेहद महत्वाकांक्षी शासकों हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से हुआ। मैसूर के इन एंग्लो मैसूर युद्धों का ब्यौरा पढ़ते हुए मुझे लगा कि जैसे भारत के बाकी स्थानीय शासक सिर्फ अपने पड़ोसियों से छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे, मानो वो लोकल चेकर्स खेल रहे हों। हाँ बिल्कुल, लोकल चेकर्स। लेकिन टीपू सुल्तान 3D ग्लोबल चेस खेल रहा था। उसने समझ लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए लोकल गठजोड़ काफी नहीं है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए उसने सीधे फ्रांसीसियों से संपर्क साधा। मुझे लगता है कि इस 3D ग्लोबल चेस वाले नजरिए पर थोड़ी बहस की गुंजाइश है। अच्छा, क्यों? यह सच है कि टीपू सुल्तान की सोच बाकियों से अलग थी,
लेकिन नेपोलियन से मदद मांगना कोई बहुत सोची समझी कूटनीति से ज्यादा एक हताशा भरा कदम भी था। हताशा? वो कैसे? क्योंकि जमीनी हकीकत ये थी कि अंग्रेज टीपू को चारों तरफ से घेर चुके थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू को बुरी तरह हरा दिया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में उन पर 3 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया गया था और उनके बच्चों को बंधक बना लिया गया था। ओ, तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। हाँ, टीपू के पास फ्रांसीसियों के पास जाने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। हो सकता है ये हताशा हो, लेकिन दस्तावेजों को देखकर लगता है कि अंग्रेजों के मन में जो खौफ टीपू सुल्तान ने पैदा किया वो किसी और शासक ने नहीं किया। अंग्रेज टीपू से सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं डरते थे, वो उसके विचारों से डरते थे। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने पढ़ा कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से कितना प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया, खुद को सिटीजन टीपू कहा, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। और नेपोलियन बोनापार्ट को भारत पर हमला करने का न्योता देना, ये बात लंदन में बैठे ब्रिटिश जनरलों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। उन्हें डर था कि कहीं फ्रांसीसी सेना सच में भारत के तटों पर न उतर आए। और यही वो डर था जिसके कारण 1799 के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। टीपू लड़ते हुए मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के बाकी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए एक ऐसी मास्टर क्लास तकनीक अपनाई जो बहुत ही शातिर थी। इसे सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि कहा गया। अरे, ये संधि तो एकदम किसी माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट जैसी लगती है। बिल्कुल। इसका काम करने का तरीका इतना सीधा और खतरनाक था कि इसमें खून भी नहीं बहता था और राज्य गुलाम भी हो जाते थे। वो कैसे काम करता था? अंग्रेज किसी भारतीय राजा के पास जाते और कहते कि देखिए, आपको अपने पड़ोसियों से खतरा है, हम आपकी सुरक्षा के लिए अपनी एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी आपके राज्य में तैनात करेंगे। बदले में आपको अपनी सेना भंग करनी होगी और इस ब्रिटिश सेना का सारा खर्च उठाना होगा। और शायद दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी बैठेगा। जी हाँ, जो राजा को सलाह देगा, लेकिन असल में वही फैसले लेगा। और जो राजा इस सेना का भारी भरकम खर्च नहीं उठा पाता था, अंग्रेज उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा जुर्माने के तौर पर हमेशा के लिए हड़प लेते थे। तंजौर, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, ये सभी इसी मीठे जहर का शिकार होकर बिना लड़े ही अपनी सत्ता गवा बैठे। एकदम सही। अब दक्षिण और पूरब जीतने के बाद अंग्रेजों के पास भारत में खोने के लिए बहुत कुछ था। ये एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति है कि जब आपके पास बहुत सारा खजाना आ जाता है तो आपको हर तरफ से चोरी का डर सताने लगता है। यही अंग्रेजों के साथ हुआ। उनका ध्यान अब भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से की तरफ गया। और ये रुख किसी भारतीय राजा के डर से नहीं, बल्कि एक और यूरोपीय ताकत रूस के डर से हुआ था। रूस? हाँ, रूस मध्य एशिया में तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अंग्रेजों को लगने लगा कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते उनके इस सबसे कीमती सोने की चिड़िया वाले भारत पर हमला कर सकता है। इस डर ने उत्तर पश्चिम में एक पूरी नई कूटनीति को जन्म दिया। मुझे याद आ रहा है, शुरुआत में अंग्रेजों का सामना पंजाब के शक्तिशाली महाराजा रणजीत सिंह से हुआ था। जी, 1809 में अमृतसर की संधि के तहत सतलुज नदी को दोनों के बीच की सीमा मान लिया गया। और जब तक रणजीत सिंह जीवित रहे, अंग्रेजों ने पंजाब की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 1839 में उनके निधन के बाद पंजाब में जो साजिशों का दौर शुरू हुआ, उसने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसका वे इंतजार कर रहे थे। पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद 1846 में लाहौर की संधि थोपी गई। और उसी दौरान एक और संधि हुई थी। हाँ, 1846 की अमृतसर की संधि, जिसके बारे में पढ़ते हुए किसी को भी गहरा सदमा लग सकता है। कश्मीर जैसी रियासत, धरती का वो स्वर्ग, वहां के लाखों नागरिक और उनकी पूरी नियति, अंग्रेजों ने सिर्फ 75 लाख रुपए नगद के बदले राजा गुलाब सिंह को बेच दी। ये आज के हिसाब से सोचना बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल, एक कागज के टुकड़े पर एक पूरे राज्य का सौदा कर दिया गया। किसी भी आधुनिक दिमाग के लिए ये समझना मुश्किल है कि इतने बड़े भूभाग को सिर्फ कुछ रुपयों के लिए किसी को कैसे सौंपा जा सकता है। देखिए, अगर हम इसे अंग्रेजों की नज़र से देखें तो ये पूरी तरह से एक ठंडी और सोची समझी प्रशासनिक गणना थी। युद्ध के बाद कंपनी का खजाना खाली था, उन्हें तुरंत पैसे की जरूरत थी।
और कश्मीर पर राज करना भी तो आसान नहीं था। बिल्कुल, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर सीधा शासन करना उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द होता, इसलिए उन्होंने उस इलाके को बेचना ज्यादा मुनासिब समझा। बहुत ही व्यवहारिक फैसला था उनका। और सिखों के साथ इसके बाद जो 1848 में दूसरा युद्ध हुआ, उसमें लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया छोटे से महाराजा दलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया गया। और पंजाब की शान, मशहूर कोहिनूर हीरा, उनसे लेकर ब्रिटिश मुकुट में जड़ दिया गया। ये तो बहुत ही दुखद अंत था। जी, अब पंजाब जीतने के बाद उनका सीधा सामना अफगानिस्तान की सीमाओं से था। आखिर इस सब पर निष्कर्ष क्या है? मतलब उत्तर पश्चिम के इन अभियानों का असली मकसद क्या था? इसका निष्कर्ष ये है कि अंग्रेज अब विस्तार नहीं बल्कि सुरक्षा चाहते थे। वे अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे, एक ऐसा स्वतंत्र इलाका जो रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच शॉक एब्जॉर्बर का काम करे। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हुए? पूरी तरह नहीं। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने फॉरवर्ड पॉलिसी की वकालत की। उनका मानना था कि रूस के आने का इंतजार करने से बेहतर है कि पहले ही अफगानिस्तान में जाके अपनी पसंद का राजा बिठा दिया जाए। और इसी जिद में 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी, है ना? जी, ट्रिबिटाइट ट्रीटी, जिसके बाद पहले एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों को अपनी सैन्य तारीख की सबसे भयानक और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दशकों बाद दूसरे अफगान युद्ध में उन्हें कुछ सफलता मिली, जैसे ट्रीटी ऑफ गंडमक। और इसका भूगोल पर क्या असर पड़ा? इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव भूगोल पर ही पड़ा। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींच दी गई, जिसे आज हम डुरंड लाइन के नाम से जानते हैं। और बाकी सीमाओं का क्या? इसी तरह अंग्रेजों ने उत्तर में नेपाल के साथ युद्ध के बाद 1816 में सुगौली की संधि की और पूरब में बर्मा के साथ 1826 में यांडाबू की संधि करके अपनी सीमाएं सुरक्षित की। ये सभी सीमाएं लोगों की सांस्कृतिक पहचान को देखकर नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की सैन्य सुरक्षा और बफर जोन के सिद्धांत पर खींची गई थी। अगर आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटा जाए तो ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जो कहानी कुछ पुर्तगाली जहाज़ों द्वारा भारत में काजू और तंबाकू लाने से शुरू हुई थी, वो एक एक करके प्लासी के धोखे, बक्सर की सैन्य कुशलता, मैसूर की सहायक संधियों और अंततः कोहिनूर हीरे के छीने तक जा पहुंची। एक बहुत ही लंबा और जटिल सफर। बिल्कुल। सिर्फ 3000 रुपये का वो फरमान, जो सिर्फ कुछ कर छूट के लिए मांगा गया था, आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव बन गया। इस विश्लेषण को सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज दक्षिण एशिया का जो नक्शा हम देखते हैं, जिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसे डूरंड लाइन या नेपाल बॉर्डर पर आज भी बहस होती है, वे कोई सदियों पुरानी प्राकृतिक सीमाएं नहीं हैं। तो वो क्या है? वे महज कुछ व्यापारियों की बैलेंस शीट, मुनाफे के लालच और साम्राज्यवादी तोपों द्वारा खींची गई लकीरें हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब आर्थिक ताकत और आधुनिक तकनीक का मेल किसी ऐसी जगह होता है जहां राजनीतिक अस्थिरता और आपसी फूट हो, तो वहां सत्ता का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। सही कहा आपने। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद काफी लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। हमने टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच खतों के उस आदान प्रदान की बात की। जी हाँ, वो एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा था। सुनने वालों के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि अगर 1799 में टीपू सुल्तान की वो कूटनीतिक कोशिश पूरी तरह से कामयाब हो जाती, अगर फ्रांस की नौसेना सच में भारत के तटों पर अंग्रेजों से लोहा लेने उतर आती और इतिहास का पहिया एक अलग दिशा में घूम जाता, तो क्या होता? नक्शा ही कुछ और होता। बिल्कुल। क्या आज भारतीय उपमहाद्वीप का भू राजनीतिक नक्शा कुछ और ही होता? क्या आज इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को अंग्रेजी के बजाय फ्रेंच भाषा में पढ़ा और समझा जा रहा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों को एक बिल्कुल नए और रोमांचक नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। वाकई ये बहुत ही गहराई से सोचने वाला विषय है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान की इस खोज को जारी रखिए।